कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। कुछ देर बाद आरोही सो जाती है और दच अपने लैपटॉप में कुछ जरूरी मेल्स चेक करने लगता है। उसी समय दच का मोबाइल बज उठता है। दच, जिसका पूरा ध्यान लैपटॉप पर था, तो उसका मोबाइल पर ध्यान नहीं जाता है, पर बार बार बजने से दच कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से उसकी मॉम गुस्से से कुछ बोल रही थी, जिसे सुनकर दच के चेहरे का भाव बदल जाता है। दच की मॉम गुस्से से उससे बोली, तुम कहाँ हो दच? और मैं कब से रोनिका को कॉल कर रही हूँ, वो कॉल क्यों नहीं पिक कर रही है? मिस्टर सिन्हा कितने परेशान हो गए हैं और ये क्या बोल रहे हैं कि उनकी कंपनी को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कॉल करके बताया कि उनकी कंपनी को तुमने ही बर्बाद किया है। क्या ये सब सच है? और रोनिका कहाँ है? उसका कॉल क्यों नहीं लग रहा है? ये सुनकर दच की पकड़ उसके मोबाइल पर कस जाती है। तभी उसके मॉम की एक बार फिर से गुस्से भरी आवाज आई, मैंने तुमसे कुछ पूछा है दच? कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो? मैं पहले ही बता दे रही हूँ, रोनिका को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने इन 5 सालों में तुम्हें बहुत संभाला है और वो बहुत अच्छी लड़की है। तभी दच के डैड, जो उनकी बातें सुन रहे थे, वो तुरंत ही दच की मॉम से मोबाइल लेती बोली, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं बात करता हूँ। ये कहकर वो दच से बोले, हाँ बेटा, कैसे हो? वहीं दूसरी तरफ से दच, जो कि अपने गुस्से को कंट्रोल किए बैठा था, वो अपनी मॉम के सामने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए था ताकि गुस्सा ना देखे। वो खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। वो तुरंत ही अपने डैड की आवाज़ सुनकर एक गहरी सांस लेकर बोला, डैड, रोनिका ने जो किया है उसकी सजा उसे दी जा रही है। ये सुनकर उसके डैड के थोड़े से भाव बदले, पर थोड़ी देर में नॉर्मल हो गए। दच एक एक करके सारी बातें अपने डैड को बता देता है, जिसे सुनकर उसके डैड को भी बहुत तेज गुस्सा आता है। तभी दच सारी बातें बताने के बाद बोलता है कि डैड, आप प्लीज़ अभी मॉम से कुछ मत कहना। मुझे पता है उन्हें रोनिका ने कुछ ज़्यादा ही मैनिपुलेट करके रखा है, इसलिए मैं उनसे फेस टू फेस बात करूंगा और कल मैं वापस आ रहा हूँ। कुछ सेकंड रुककर दर्श आगे कहता है, आप मॉम से बस ये कहना कि मैं कल आ रहा हूँ और बाकी बातें कल होंगी। आप उन्हें रोनिका और मिस्टर सिन्हा के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। ये सुनकर उसके डैड बोले, ओके बेटा, हम लोग तुम्हारा वेट करेंगे। तभी दर्श बोला, डैड, मेरे साथ कुछ और लोग भी होंगे। ये सुनकर उसके डैड समझ जाते हैं कोई इम्पोर्टेंट है, पर वो जानना नहीं चाहते कि कौन है। अभी उसके डैड कुछ बोलते उससे पहले ही दच बोला, वही होगा जिसे आप समझ रहे हैं। दच की बात सुनकर उसके डैड की आंखों में चमक आ गई। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, लगता है मेरे बेटे को उसकी वाइफ मिल गई। चलो, बहुत अच्छा हुआ। ये सोचते हुए तुरंत दच को बोलते हैं, ठीक है बेटा, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। तभी दच की मॉम, जो वहीं बैठी थी और अपने हस्बैंड की तरफ ही देख रही थी, वो तुरंत ही बोली, मैं पूछ रही हूँ आखिर क्या बात है? तभी उसके डैड बोले, कल दच आ रहा है, आपको जो पूछना है उससे पूछ लीजिएगा। वहीं बैठे दच के दादाजी और दादी जी की नजरें भी उन दोनों पर ही थी। दादाजी अपने रौबदार आवाज में बोले, आखिर बात क्या है? सब सच सच बताओ। दच के डैड एक गहरी सांस ली और बोले, कोई घबराने वाली बात नहीं है और जो बातें हैं वो कल दच आप लोगों को बता देगा। ये कहकर वो वहां से चले गए। अपने हस्बैंड को इस तरह से जाते देख दच की मॉम को कुछ अजीब लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि दच के डैड उनसे कुछ छुपा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दच आरोही के पास ही बैठा हुआ था। आरोही, जो कि सो चुकी थी, दच वहीं सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ जरूरी काम करने लगा। अभी ऑफिस का बहुत सा काम पेंडिंग हो गया था, इसलिए वो पूरी तरह से काम में लगा हुआ था। आधी रात तक वो काम करता रहा और जब उसे काफ़ी नींद आने लगी तो वो लैपटॉप एक साइड करके सोफे पर ही बैठे बैठे सो गया। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें बाहर की विंडो से छनती हुई आरोही के चेहरे पे पड़ी, तो धीरे धीरे कसमसाती हुई अपनी आंखें खोली। वो अपनी आंखें खोलती है तो सबसे पहले उसकी नज़र वहीं सामने सोफे पर बैठे दच पर जाती है, जो कि बैठे बैठे ही सो रहा था। तो आरोही मन ही मन बोली, क्या ये सारी रात ऐसे काम करते रह गए और लग रहा है ऐसे बैठे बैठे ही थक कर सो भी गए। ये भी ना। ये कहते हो वो सिर को हिलाती है और जैसे ही कुछ बोलने वाली होती तभी एक नर्स वार्ड में आती है और नर्स आरोही को देखकर पूछने लगती है, मैम, अब आप कैसा फील कर रही हैं? जिस पर आरोही अपने होठों पर उंगली रखती हुई बोली, शांत हो जाओ, मेरे हस्बैंड सो रहे हैं,
और मैं नहीं चाहती कि उन्हें डिस्टर्ब हो। ये सुनकर नर्स हल्का सा मुस्कुराती और फुसफुसाते हुए आरोही से बोली, मैम, मैं तो कहूँगी कि आप बहुत लकी हैं कि आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। आपको पता है वो आपके लिए कितना परेशान हो गए थे। ऐसा लगा जैसे पूरा हॉस्पिटल सिर पर उठा लेंगे, और पूरे टाइम वो आपको छोड़कर कहीं नहीं गए। नर्स की बात सुनकर आरोही की आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान आ गई। तभी वो नर्स आगे बोली, मुझे ये भी लगता है कि सर भी बहुत लकी हैं, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। नर्स की बातें सुनकर आरोही मुस्कुरा उठती है और बोलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले। इन्होंने मेरा हर मोड़ पर साथ दिया है। नर्स हल्का मुस्कुराई और सिर हिला दी। तभी वो नर्स आरोही को चेक करने लगी और धीरे से उसे उठने में हेल्प की। फिर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद आरोही वॉशरूम से बाहर आई और वो नर्स धीरे से बोली, एक बार सर उठ जाए तो बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जाए, तब आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। ये सुनकर आरोही बस हाँ में सिर हिला देती है और बोलती है, जैसे ही वो उठेंगे मैं तुम्हें बुला लूंगी। ये सुनकर नर्स वहां से चली गई। नर्स के जाने के बाद आरोही धीरे से चलकर सोफे पर आई और दक्ष, जो कि अभी भी सो रहा था, वो धीरे से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर दक्ष के बालों को सहलाने लगी। दक्ष, जो कि गहरी नींद में था, उसे पहले पता नहीं चला, पर अचानक उसे ये महसूस हुआ कि कोई उसे टच कर रहा है। तो एक झटके में उसने आंखें खोल ली। अपने बगल में देखा तो आरोही बैठी हुई थी और उसको देख मुस्कुरा रही थी। दक्ष आरोही को अपने पास देखकर मुस्कुराया और झट से आरोही को अपने सीने से लगाकर बोला, वाइफी, आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? आरोही मुस्कुराती बोली, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप क्या सारी रात काम करते रह गए? दक्ष तुरंत बोला, कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत काम था। आरोही दक्ष से थोड़ा अलग होकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप सोते कब हो? पूरी रात जागते रहते हो, उल्लू हो क्या? ये सुनकर दक्ष हल्का सा मुस्कुराया बोला, अब तुम जो समझ लो, और तुम मुझे जो ना बना दो। तुम जो बोलोगे मैं सब बनने के लिए तैयार हूँ। आरोही हल्का सा मुस्कुराई और उसके बालों को सहलाते बोली, मैं कभी भी अपने हस्बैंड को ये नहीं बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल मेरे प्रिंस चार्मिंग की तरह। ये सुनकर दक्ष मुस्कुराया और आरोही की कमर में हाथ डालकर बोला, क्या बात है वाइफी, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने हस्बैंड पर। मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। दक्ष के ऐसे छेड़ने पर आरोही मुस्कुराई और दक्ष के हाथों पर अपने हाथों से चपत लगाती बोली, मेरे इरादे तो ठीक है जनाब, पर मुझे लगता है आपके इरादे ठीक नहीं है। चलिए उठिए, आज हमारा डिस्चार्ज होने वाला है ना? दक्ष कुछ सोचकर बोला, हाँ वो तो है। और वो तुरंत बोला, ठीक है, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ और बाहर चलकर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। आरोही बस हाँ में सिर हिलाई। दक्ष उठा और वॉशरूम में जाने लगा और अचानक एक झटके में पीछे मुड़ा। फिर आरोही की तरफ झुककर उसके होठों पर किस कर लिया और तुरंत वहां से वॉशरूम चला गया। दक्ष के ऐसा करते ही आरोही का चेहरा पूरा शर्म से लाल हो गया और वो अपने होठों पर उंगली रखते हुए मुस्कुराते ही बोली, ये भी ना एक भी मौका नहीं छोड़ते। ये कहकर वो मुस्कुराने लगती है और शर्म से अपने चेहरे को हथेली में छुपा लेती है। दक्ष कुछ देर बाद वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर बाहर आता है। आरोही, जो कि बेड पर बैठी हुई थी, और दक्ष उसे देखते हुए बोला, वाइफी, तुम ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आरोही कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दक्ष तुरंत बोला, मैं अभी बाहर जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। उसी समय जिया और रोहित भी वहां आ गए। दक्ष जिया की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ वाइफी के साथ रहो और मैं रोहित बाहर जाकर सारे काम खत्म करके आते हैं। ये कहकर वो दोनों वहां से चले गए। दक्ष आरोही को डिस्चार्ज कराकर हॉस्पिटल से बाहर आता है। वहीं रोहित भागते हुए कार के पास आता है और कार का डोर ओपन करता है। दक्ष आरोही को अपनी गोद में लिया हुआ था। आरोही बार बार दक्ष को गोद के खुद को नीचे उतारने के लिए बोल रही थी, पर दक्ष था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। जैसे ही आरोही ज्यादा जिद करती है तो दक्ष उसे घूर कर देखता और बोलता है, वाइफी, डोंट मूव, अदरवाइज आई विल किस यू राइट नाउ। ये सुनकर आरोही शांत हो जाती है और वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाई। वो मन ही मन दक्ष को कोसती हुए बोल रही थी कि ये बहुत ही अकड़ू टाइप इंसान है, जब देखो तब अपनी मनवाली ही करते रहते हैं। ये सब बोलते हुए वो मुंह बना लेती है। दक्ष उसके चेहरे को देख रहा था और मन ही मन हंस रहा था। वो मन ही मन कह रहा था कि मुझे पता है वाइफी, तुम मन ही मन मुझे कोस रही होगी, पर कोई फायदा नहीं। ये कहकर वो तुरंत ही आरोही को गोद में लिए हुए कार के बैक सीट पर बैठ जाता है। दक्ष के बैठते ही रोहित भी ड्राइविंग सीट के बगल में आकर बैठ जाता है और जिया भी उसके बगल में आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में रोहित कार को आगे बढ़ा देता है। कार हॉस्पिटल से सीधे होटल रूम की तरफ जाती है। आरोही अपने दोनों बच्चों से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी।
वो बस उन दोनों से मिलना चाह रही थी ताकि वो उन्हें देख सके। आखिर वो उन लोगों को पूरे एक दिन नहीं देखी थी, इस कारण उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। यही हाल होता है जब माँ अपने बच्चों से थोड़ा दूर हो जाती है, तो उन्हें बस यही लगता है कि वो अपने बच्चों के पास तुरंत पहुंच जाए। ऐसा ही हाल अभी आरोही का था। दच उसके चेहरे को देखकर साफ समझ पा रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो बस मुस्कुरा रहा था। दच के मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था जिसके बारे में आरोही को कुछ नहीं पता था। करीब आधे घंटे बाद उनकी कार होटल के सामने आकर रुकती है। रोहित जल्दी से बाहर आता है और कार का बैक सीट ओपन करता है तो दच आरोही को गोद में लिए हुए कार से बाहर आता है। दच आरोही को गोद में लिए हुए होटल के अंदर चला जाता है। आरोही दच को घूर रही थी और वहीं दच मुस्कुरा रहा था। वो मन ही मन बोला, मुझे पता है वाइफी, तुम परेशान हो रही हो, पर तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए वो तेज कदमों के साथ होटल के अंदर जाता है। महलाबी में बैठे सभी लोग दच आरोही को इस तरह से जाते देख कुछ बोल रहे थे कि वो कितने रोमांटिक कपल है। वहीं कुछ लोग थे जो इन्हें जलन के भाव से देख रहे थे। कुछ देर बाद ही दच आरोही को लेकर रूम के बाहर पहुंचता है और डोर नॉक करता है। जैसे ही डोर नॉक होता है तो अंदर बैठा निखिल डोर ओपन करता है तो दच आरोही को गोद में लिया हुआ था। ये देखकर निखिल थोड़ा परेशान हो जाता है। निखिल बोलता है, क्या हुआ आरू, ठीक नहीं है क्या? तभी दच उससे बिना किसी भाव के बोलता है, साइड हटोगे? ये सुनकर निखिल अजीब सा मुंह बनाता है और दच उसे घूर के देखने लगता है तो निखिल एक साइड चला जाता है। निखिल के एक साइड होते ही दच आरोही को सोफे पर ले जाकर बैठा देता है और क्रिस त्रिस तभी भागते हुए मम्मा मम्मा करते हुए उसके पास आते हैं और फिर कहते हैं, मम्मा को क्या हुआ डैडा? तभी दच अपने बच्चों से बोला, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है, वो बस आपको मिस कर रही थी। तब वो दोनों तुरंत अपनी मम्मा के पास जाते हैं तो आरोही भी अपने दोनों बच्चों को कसकर अपनी बाहों में भर लेती है। आरोही उन दोनों से प्यार से बोलती है, मम्मा आप दोनों को बहुत मिस कर रही थी। ये सुनकर क्रिस और त्रिस मुस्कुराते हुए आरोही के गालों को चूमकर बोलते हैं, हम दोनों भी आपको बहुत मिस कर रहे थे मम्मा। आरोही भी अपने दोनों बच्चों के गालों को चूम लेती है। अभी वहाँ एक अलग ही माहौल बना हुआ था। उसके बच्चे बार बार पूछने लगते हैं कि मम्मा आप कहाँ थे, आपको कुछ हो गया था क्या? हम लोग अंकल से कितना पूछ रहे थे, वो बता ही नहीं रहे थे। आरोही मुस्कुराकर बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप चिंता मत करो। और अंकल को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, इसलिए वो नहीं बता पा रहे थे। आरोही की बात सुनकर दोनों मुंह बनाते हैं और अपने मम्मा के पास बैठकर कुछ देर तक खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी नाश्ता कर रहे थे तो दच आरोही से बोलता है, वाइफी हमें शाम को निकलना होगा। ये सुनकर आरोही उसकी तरफ देखने लगती है तो दच बोला, हाँ मैंने सारी अरेंजमेंट कर दी है और आज हमें घर जाना है। आरोही को थोड़ा अजीब लगता है और बोलती है, क्या मेरा जाना सही है? दच आरोही की तरफ देखकर बोला, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा पूरा हक बनता है मेरे घर पर रहने का। ये सुनकर आरोही आगे कुछ नहीं बोली। तभी दच आरोही के गालों को प्यार से टच कर, वाइफी मैं हूं ना, और वैसे भी तुम्हें तो मेरी फैमिली में सब पहले से ही बहुत मानते हैं, तो तुम्हें किस बात का डर है? आरोही अपने पलकों को नीचे झुका कर बोली, पता नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब वो प्यार किसी के मन में मेरे लिए नहीं है। ये सुनकर दश तुरंत बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही दोनों की बातें चलती रहती हैं। थोड़ी देर बाद ही आरोही तैयार होकर क्रिस को भी तैयार कर लेती है और वो सभी मुंबई जाने के लिए निकल जाते हैं। आरोही को अभी भी बहुत अजीब लग रहा था पर दच उसे शांत करा रहा था। दच आरोही के हाथ को पकड़कर बोला, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम पहली बार वहां जा रही हो। तुम तो वहां कितने दिनों तक रह चुकी हो और सभी तुम्हें कितना मानते हैं। ये सुनकर आरोही कुछ नहीं बोली और मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद वो लोग अपने जेट पर बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रोहित और जिया भी उनके साथ थे। जिया वहां जाना नहीं चाहती थी पर रोहित उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा था। शाम के समय उनका जेट मुंबई लैंड करता है और दस आरोही दोनों अपने बच्चों को लिए हुए ही जेट से बाहर आए। जिया भी रोहित के साथ बाहर आई। जिया गुस्से से रोहित को घूर रही थी और रोहित उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जिससे जिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं आरोही को भी अभी ना जाने क्यों अजीब सा डर सता रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। दच जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आता है उसकी कार बाहर खड़ी रहती है और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी उसकी सिक्योरिटी के लिए खड़े रहते हैं। दच तुरंत ही आरोही को कार के पास ले जाता है और दोनों ही अपने बच्चों के साथ कार में बैठ जाते हैं। रोहित भी जिया के साथ दूसरी कार में बैठ जाता है और कार वहां से आगे बढ़ जाती है। इस वक्त कई कारें दच के कार के
पीछे पीछे चल रही थी और वह सभी कार हाईवे पर फुल स्पीड में दौड़ रही थी। वहीं आरोही अभी भी बहुत डरी हुई थी और दक्ष उसे समझा रहा था। वो मन ही मन बोला, ये इतना ज़्यादा डर क्यों रही है? पर उसे भी लग रहा था कि मॉम कहीं उसके ऊपर गुस्सा ना हो। वो इतना तो समझ गया था कि उसकी मॉम का लगाव अभी रोनिका से ज़्यादा है। करीब आधे घंटे बाद उसकी कार एक बड़े से पैलेस के सामने जाकर रुकी। वहां खड़े गार्ड तुरंत ही आकर दक्ष के कार का डोर ओपन करते हैं। तब दक्ष अपने एक बच्चे के लिए हुए बाहर आता है और आरोही अपने दूसरे बच्चे को लिए हुए बाहर आती है। दोनों ही चलते हुए पैलेस के अंदर जाते हैं, पर जैसे ही आरोही पैलेस के अंदर घुसने वाली थी तभी एक तेज चीख उसके कानों में पड़ती है, जिससे उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। आरोही जैसे ही पैलेस के अंदर जाने वाली थी तभी दत्त की मॉम की तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। अभी तक दत्त आया क्यों नहीं? मैं उसका कब से इंतजार कर रही हूँ। वो रोनिका को क्यों इग्नोर कर रहा है? आखिर रोनिका कहाँ है और उसने रोनिका के साथ क्या किया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं रोनिका के डैड वहीं पर बैठे हुए थे और बोले, बहन जी प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद दक्ष मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा रहा है। ये सुनकर दक्ष की मॉम बोले, आप क्या बोल रहे हैं भाई साहब? नहीं, रोनिका तो बहुत अच्छी बच्ची है, वो कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकती, तो भला मेरा बेटा उसके साथ ऐसा क्या करेगा? वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है। मैं तो सोच रही थी क्यों ना वो हमारे घर की बहू बन जाए। ये बोलती हूँ मिस्टर सिन्हा की तरफ देखती हैं। मिस्टर सिन्हा के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वहीं एक साइड बैठे दक्ष के डैड बोलते हैं, ये आप क्या बोल रही हैं? आप जानती हैं ना कि दक्ष किससे प्यार करता है? दक्ष की मॉम बोली, हाँ पर वो तो अब चली गई ना, इस दुनिया में भी नहीं है, तो क्या मेरा बेटा ऐसे ही रहेगा? उसी समय दक्ष वहां पर एंटर करता है। आरोही जो कि पीछे ही रुक जाती है। दक्ष चाह कर भी उसे नहीं बुलाता है और आंखों से इशारा करके कहता है, तुम यहीं रुको 2 मिनट के लिए। ये समझ कर आरोही वहीं रुक जाती है। आरोही ने दक्ष की मॉम की सारी बातें सुन ली थी। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसके बच्चे भी उसके हाथ को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। अपने दोनों बच्चों की तरफ देखकर आरोही अपने आंखों के आंसुओं को तुरंत साफ करती है और बोलती है, आप लोग यहीं रुको, थोड़ी देर में डैडी आप लोगों को बुलाएंगे। ये सुनकर क्रिस और त्रिस मासूम निगाहों से सामने अपने डैड को जाते हुए देखने लगते हैं। वही दक्ष अंदर पहुंचता है तो उसकी मॉम बोले, अरे दक्ष बेटा आ गए, आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दक्ष बिना कुछ भी रिएक्ट किए वहां जाता है और सोफे पर बैठ जाता है। दक्ष के डैड भी कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि दक्ष क्या करने वाला है। दक्ष मिस्टर सिन्हा की तरफ घूर कर देखने लगता है। मिस्टर सिन्हा एक पल के लिए घबरा जाते हैं और फिर हिम्मत करके बोलते हैं, दक्ष बेटा मैं पूछ रहा था कि रोनिका कहाँ है? वो तुम्हारे साथ ही गई थी ना बिजनेस डील पर? फिर मेरी उससे कहीं कभी बात भी नहीं हो पाई क्योंकि मैं इधर बीच बहुत बिजी था। ये सुनकर दर्श उनकी तरफ देखकर तंज कसते हुए बोला, रियली आपको बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है अपनी बेटी के बारे में? मिस्टर सिन्हा थोड़ा घबराए, फिर हिम्मत करके बोले, हाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। तभी दर्श बोला, और कितने नाटक करने को बाकी रह गए हैं आपके? ये सुनकर मिस्टर सिन्हा बोले, बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें और अपनी बेटी को लेकर कितना परेशान रहता हूँ। फिर दक्ष तिरछी निगाहों से उन्हें देखा, फिर आगे बोला, हाँ मुझे पता है, आप दिन भर मेरे बारे में ही तो सोचते रहते हैं और अपनी बेटी को भी यही सिखाते रहते हैं कि तुम कैसे दक्ष को अपनी गिरफ्त में लो। यही सब प्लानिंग कर चलती रहती है आप दोनों बाप बेटी के बीच। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा के चेहरे के भाव ही बदल जाते हैं। वही दक्ष की मॉम ये सुनती है तो गुस्से से बोलती है, दक्ष तुम ये क्या बोल रहे हो बेटा? तुम्हें पता भी है बड़ों से कैसे बात की जाती है? अपनी तमीज भूल गए हो क्या? तभी दक्ष अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, मॉम आप बहुत भोली हो। कोई आपको 2 मिनट में उल्लू बना सकता है और आप सबकी बातों में भी आ जाती हो। आप इस इंसान के चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और सच्चाई से पूरी तरह से बेखबर है। ये सुनकर उसकी मॉम बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि भाई साहब गलत बोल रहे हैं? तभी मिस्टर सिन्हा बोले, देखिए ना बहन जी, मुझे लगता है दक्ष का मूड अभी सही नहीं है, मैं आपसे बाद में बात करूं। वैसे भी मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो कहाँ है। ये कहते हुए उठने लगते हैं। तभी दक्ष तेज आवाज में बोला, कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब वो आपको नहीं मिलने वाली है। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा तो घबरा जाते हैं और दक्ष की तरफ देखने लगते हैं। तभी दक्ष की मॉम बोली, तुम कहना क्या चाहते हो बेटा, और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी दक्ष अपनी मॉम की तरफ एक नज़र देखकर फिर मिस्टर सिन्हा की तरफ देखकर बोला,
आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आकाश पाताल एक कर लीजिए, पर आप अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाएंगे। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है और वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोले, तुम कहना क्या चाहते हो दत्त, साफ साफ बताओ। जिस पर दत्त बोला, साफ साफ यही है कि आपकी बेटी को मैंने उसके कर्मों की सजा दे दी है। मिस्टर सिन्हा तो चौंक जाते हैं, पर फिर खुद को नॉर्मल करके बोले, मेरी बेटी ने आखिर ऐसी गलती क्या की कि तुम उसे सजा देने के बारे में बोल रहे हो। तभी दत्त बोला, उसने गलती क्या की, वाह। ये कहते वो ताली बजाता है। तभी मिस्टर सिन्हा भी शक पकाने लगते हैं, फिर भी वो अपने चेहरे पर घबराहट के भाव नहीं आने देते हैं। वहीं दत्त की माम उससे बोली, बेटा जो भी है साफ साफ बोलो, कोई गोल गोल घुमा के बात करने की जरूरत नहीं है। वहीं उसके दादा दादी डैड सभी बैठकर उसकी बातें सुन रहे थे। जब दत्त के डैड ये देखते हैं तो वो अपने वाइफ को चुप कराते हुए कहते हैं, प्लीज आप चुप रहिए, दत्त जो कर रहा है उसे करने दीजिए। दत्त की माम अपने पति की तरफ गुस्से से घूर कर देखते हैं, पर वो शांत रहने का इशारा करते हैं तो वो भी शांत हो जाती है। दत्त तुरंत उठता है और मिस्टर सिन्हा के पास जाकर उसके कॉलर को पकड़कर बोलता है, क्या क्या प्लानिंग कर रखी थी तुम दोनों बाप बेटी ने, मुझे फंसाने वाले थे ना, आप अपनी जाल में फंसा रहे थे ना, मेरी इस पूरी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते थे। आपकी बेटी यहाँ पर राज करना चाहती थी ना, वो इसलिए तो आई थी ना। उसने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, उसने मेरी बहन को इस हालत में डाल दिया कि काफ़ी सालों से वो कोमा में पड़ी हुई है, और मेरी वाइफ को मुझसे दूर कर दिया। फिर उसने उसे मारने की कोशिश की, क्या क्या नहीं किया उस रोनिका ने। और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें पता नहीं है, इन सब के पीछे असली मास्टरमाइंड तो तुम ही थे ना मिस्टर सिन्हा। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा चौंक गए और अपनी आंखें बड़ी करके दत्त की तरफ देखकर बोलते हैं, क्या बकवास किए जा रहे हो, लगता है कुछ नशा करके आए हो। तभी दत्त गुस्से से बोला, वाह, सच बोला तो नशा करके आया हूँ। वैसे बहुत अच्छी चाल चली थी तुम दोनों बाप बेटी ने, इतने सालों से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर रखा, और बहुत अच्छी बनकर आ रही थी रोनिका, जैसे वो मेरी बहुत ही केयर करती है। मुझे तो पहले ही पता चल गया था उसकी हरकतें, क्योंकि उसके चेहरे के भाव को मैं बहुत अच्छी तरह से पहचान गया था। लेकिन मैं उसके सामने ना समझ बनकर रहा ताकि उसकी सच्चाई जान सकूं। ये भी पता था कि वो मेरे पानी में कुछ मिलाकर देती थी ताकि मैं सब कुछ भूल जाऊं। मैं चाहता था कि मैं ना पीऊं, पर मैं ना समझ बन के उसे पी लेता था, क्योंकि मैं रोनिका को शक पैदा नहीं करना चाहता था। कहीं ना कहीं मुझे अपनी वाइफ की चिंता थी। मुझे ये डर था कि हो ना हो आरोही को उसी ने किडनैप करके रखा है। उसकी निगरानी में ही मेरी वाइफ है, इसलिए मैं सब कुछ सह रहा था और अपनी फैमिली को भी सहने दे रहा था। पर अब नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरी वाइफ कहाँ है और मेरी वाइफ मेरे साथ है। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा के चेहरे के भाव ही बदल गए। तभी दत्त ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। मिस्टर सिन्हा कहते हैं, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी वाइफ तो मर चुकी थी ना। दत्त मिस्टर सिन्हा की तरफ देखकर बोला, कोशिश तो बहुत की थी आप लोगों ने, पर अफसोस मेरी किस्मत तुम लोगों की कोशिश से बड़ी निकली। वहीं दत्त की मॉम भी ये सब सुन रही थी और हैरानी से बोली, दत्त तुम कहना क्या चाहते हो, कहाँ है आरोही। वो रही आरोही, आपकी बहू। ये कहते हुए सामने की तरफ इशारा करता है जहाँ से आरोही और दोनों बच्चे एक साथ आ रहे थे। जैसे ही दत्त की मॉम आरोही और उन दोनों छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को देखती है तो उनके होठों पर मुस्कान आ जाती है और आंखों में एक चमक आ जाती है। वो तुरंत आगे बढ़ती हैं, जिनके आंखों से आंसू बह रहे थे। तो दत्त की मॉम उसके पास पहुंचकर आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा तुम रो क्यों रही हो। आरोही आंखों में आंसू लिए हुए ही दत्त की मॉम की तरफ देखकर बोली, ओ मैं बस। तभी दत्त की मॉम बोली, बस बेटा बस, मुझे सब पता चल गया है कि उस रोनिका ने क्या क्या नहीं किया मेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए, और अब मुझे नफरत है उस लड़की से। ये कहते हुए वो आरोही को गले लगा लेती है और प्यार से बोलती है कि बेटा तुम्हें नहीं पता हम तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। आरोही आंखों में आंसू लिए बोली, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना। ये सुनकर दत्त की मॉम तुरंत बोली, नहीं बेटा, सॉरी, तो मुझे बोलना चाहिए, भला मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी। मुझे सब पता चल चुका है कि क्या क्या हुआ है तुम्हारे साथ और कितने दुख झेले हैं। मैं सब समझ गई हूँ, इससे तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात सुन आरोही की आंखों से आंसू गिरने लगे तो दस की माम उसकी आंखों से आंसू साफ करती बोली, नहीं बेटा अब और नहीं, अब तुम एक आंसू नहीं बहाओगी, हम लोग पहले की तरह खुशी खुशी रहेंगे।
ये सुनकर आरोही के होठों पर मुस्कान आ गई। आरोही के साथ खड़े उसके दोनों बच्चे अपनी गोल मटोल आंखों से सभी को टुकुर टुकुर देख रहे थे। ये देखकर दच की मॉम नीचे बैठी और बोली, तुम लोग मुझे पहचानते हो? मैं कौन हूँ? तभी क्रिस और त्रिस हाँ में सिर हिलाकर बोले, हाँ हमें पता है कौन है। मैं कौन हूँ? दच की माँ पूछी। तभी वो दोनों बोले, आप हमारी दादी हैं। ये सुनकर दच की मॉम के होठों पर मुस्कान आ गई। तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारी दादी हूँ? आरोही की तरफ इशारा करते बोले, मम्मा ने हमें बताया, मम्मा ने हमें सभी लोगों के बारे में बताया है। ये सुनकर तो वहां बैठे सभी लोग खुश हो गए। दोनों दच के डैड के पास पहुंचकर बोले, ये हमारे दादाजी हैं। फिर वो दोनों दादा दादी के पास जाकर बोले, ये हमारे बड़े दादा दादी हैं और हमारी एक बुआ भी है। ये सुनकर सभी के होठों पर स्माइल आ गई। सभी सोचने लगे कि आरोही दूर थी पर वो अपनी फैमिली को नहीं भूली थी और बच्चों को सबके बारे में बताया। ये सुनकर सभी लोग खुश हो रहे थे। दादाजी तो तुरंत क्रिस को अपने गले से लगाकर बोले, अरे मेरा नन्हा शहजादा। ये कहते वो अपने सीने से चिपका लिए। वहीं दादी जी क्रिस को अपने सीने से लगा ली। तभी दच की मॉम अपने पोतों के साथ खेलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में खुशियां लौट आई हूँ। चारों तरफ उन दोनों बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी, जिसे सुनकर दच की मॉम के होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। दच के डैड भी ये देखकर खुश थे। उनकी भी आंखों में आंसू थे और वह अपने आंखों से आंसू साफ करते बोले, वापस से कितने दिनों बाद खुशियां लौट के आई हैं। दादा दादी बोले, सही कहा तुमने, बहुत सालों बाद खुशियां लौट कर आई हैं। बच्चों की किलकारियां कितने सालों बाद सुनने को मिली है। हमें तो लगा था कि हम इस दुनिया से चले जाएं और हमें खुशियां नसीब ना हो। ये सुनकर दच के दादाजी से उसके डैड बोले, पापा आप ऐसा क्यों कैसे बोल सकते हैं? आप कभी ऐसा सोचिएगा भी मत। तभी दच, जो कि वहीं पास में बैठा हुआ, ये सब सुन रहा था और बोला, हाँ दादाजी, ऐसा सोचिएगा भी मत। देखिए, बहुत जल्द पंखुड़ी भी ठीक हो जाएगी। तभी आरोही को पंखुड़ी का ख्याल आया और वो दच से पूछी कि पंखुड़ी कहाँ है। दच बोला, वो अभी तुषार के साथ इलाज के लिए बाहर गई है। तभी आरोही तुरंत बोली, क्या कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है? दच नाम में सिर हिलाकर बोला, नहीं, इस बार देखते हैं, शायद इस बार चमत्कार हो जाए। ये सुनकर आरोही बोली, हाँ जरूर होगा, पंखु जल्दी ठीक हो जाएगी। दच की मॉम और डैड बोले, हाँ इस बार हमें भी लगता है कि तुषार पंखुड़ी को सही सलामत लेकर आए। सभी बहुत खुश थे और सभी के होठों पर मुस्कान थी। दादाजी अब क्रिस और त्रिस के साथ बॉल खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी जवानी के दिन वापस आ गए थे। दादी भी उनके साथ दौड़ रही थी। दच की मॉम खाना लेकर उन दोनों के पीछे पीछे दौड़ रही थी। आरो ये देखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो मन ही मन बोली, इन्हीं पलों के लिए तो मैं तरस रही थी और मेरे साथ मेरे बच्चे भी तरस गए थे। तभी दच पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ वाइफी, क्या सोच रही हो? तभी आरोही मुस्कुराकर बोली, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पल देखने के लिए तरस गई थी। जिस पर दच मुस्कुराते बोला, मुझे भी बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। पर फिर तुरंत ही मुंह बनाकर कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। आरोही सुनकर चौंक गई और अपने भवें उचकाकर बोली, आप क्यों नाराज हो? दच मुंह बनाकर कुछ नहीं बोला और सीधे रूम की तरफ बढ़ गया। ये देखकर आरोही को थोड़ा अजीब लगा। फिर वो सिर को झटकते बोली, जब देखो तब ड्रामा होता रहता है। और वो अपने बच्चों की तरफ देखने लगी। फिर अचानक वो देखी कि दच अभी तक नहीं आ रहा है, तो वो इधर उधर सबकी तरफ देखी। जब वो देखी कि सभी अपने अपने बिजी हैं, तो धीरे से चुपके चुपके चलकर रूम की तरफ बढ़ी और रूम में जाकर देखी तो दच मुंह फुलाकर चेयर पर बैठा हुआ था। ये देखकर आरोही के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते बोली, ये भी ना बच्चों के भी बच्चे लगते हैं। इनको देखकर कोई कह सकता है कि इनके तो बड़े बड़े बच्चे हो गए? ये अभी भी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। ये कहते हुए चलकर दच के पास गई और बोली, आखिर बात क्या है, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? ये सुनकर दच बोला, हटो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। ये कहते हुए चेयर से उठा और बेड पर जाकर बैठ गया। ये देखकर आरोही की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोली, इनको क्या हो गया है, ऐसा क्या कर दिया मैंने? फिर तुरंत दच के पास बेड पर जाकर बैठकर बोली, बताइए आप मुझसे क्यों नाराज हैं? तभी दच बोला, तुमने सबके बारे में बच्चों को बताया, पर मेरे बारे में क्यों नहीं बताया है? तभी तो मेरे बच्चे मुझे नहीं पहचान रहे थे, मुझे अंकल अंकल बोल रहे थे। ये सुनकर आरोही अपनी नजरें नीचे झुका ली और फिर कुछ बोल नहीं पाई। आरोही को चुप देखकर दच बोला, सच में तुमने बच्चों को मेरे बारे में नहीं बताया था ना? आरोही अपने होठों को चबाते हुए धीरे से ना में अपना सिर हिलाती। ये देखकर दच को बहुत तेज गुस्सा आ वो बोला, मतलब तुम उनको क्या बताती कि उनका डैडा कौन है? उस निखिल को?
ये सुनकर आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आरोही नामे सिर हिलाकर बोली, नहीं, ऐसा रहता तो मैं उनके डैडा ही कहने के लिए ही बोलती। ये सुनकर दच बोला, नहीं, तुम यही करने वाली थी, बताओ मेरे बारे में क्यों नहीं बताया। आरोही दच की तरफ देखी और उसके हाथों को पकड़कर बोली, क्योंकि मैं आपसे नाराज थी। समझ में आई बात? ये बोलकर वो जाने लगी। तभी दच एक झटके में उसकी कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे आरोही सीधे उसकी गोद में जाकर गिरी। आरोही अपनी आंखें बंद की बड़ी किए दच को देख रही थी। तभी दच बोला, ऐसा क्यों देख रही हो वाइफी? कोई नई बात नहीं है, और तुमने जो गलती की है उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी ना। आरोही तुरंत बोली, मैंने कोई गलती नहीं की है, और आपने गलती की थी, आपने मुझे नाराज किया था। इसमें गलती किसकी थी? सिर्फ आपकी। दच मुंह बनाकर बोला, मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी गलत फहमी थी, तुमने मुझे गलत समझ लिया था, पर ऐसा कुछ नहीं था मेरे और रोनिका के बीच। आरोही बोली, उस लड़की का नाम भी मत लेना अपनी जुबान पर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए दच के कॉलर को पकड़ ली, जिसे दच बोला, वाह मेरी वाइफ तो दिन पर दिन डेयरिंग होती जा रही है। वैसे इन 5 सालों में तुम काफी बदल गई हो। आरोही बोली, क्या मैं हमेशा भोली भाली डरपोक सी लड़की बनकर रहूंगी? मुझे भी तो आगे बढ़ना था, और मैं ऐसी डरती रहती तो अपने बच्चों को कैसे पालती। दच बोला, अब मैं भी देखना चाहूंगा कि मेरी वाइफ कितनी डेयरिंग है। दच की शरारती बातों को आरोही समझ गई और झट से उसकी गोद से उठकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो जाने लगी। तभी दच वापस उसकी कलाई पकड़कर खुद की तरफ खींच लिया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, इस बार तो तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। पहले मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, उसके बाद तुम जा सकती। ये सुनकर आरोही की आंखें बड़ी हो गई। तभी दच उसे झट से बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर आ गया। आरोही तो बस देखती रह गई। इससे पहले आरोही को समझ पाती और बोल पाती, उससे पहले ही अपने होठों से उसके होठों को ब्लॉक कर दिया। आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आरोही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि ये किस उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। वहीं दस तो आरोही के होठों के रसों को पीने में लगा हुआ था। वो आज इसलिए खुश था कि वो आरोही के पास है, और वो उसके होठों को बड़ी ही पैसेंटली किस कर रहा था। रात के वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और डिनर करने लगते हैं। सभी के होठों पर स्माइल थी, और दादा दादी जी अपने पर पोतों को देखकर बहुत खुश थे। क्रिस और त्रिस भी अपनी पूरी फैमिली से मिलकर मुस्कुरा रहे थे, और वो मुस्कुराते हुए डिनर कर रहे थे। दच और आरोही की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पर बस ये था कि आरोही दच की तरफ देख नहीं रही थी, क्योंकि वो शर्मा रही थी। जब भी वो दच की तरफ देखती तो वो अपनी भवें उचकाता, जैसे मानो उसे चिढ़ा रहा हो। कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था उसे याद करके उसका चेहरा लाल हो गया था। इस कारण वो दच की तरफ देख ही नहीं रही थी। डिनर में सबके मनपसंद डिशेस बनी हुई थी। क्रिस और त्रिस तो अपनी मनपसंद डिशेस देखकर बहुत खुश थे और खुशी खुशी डिनर कर रहे थे। आरोही अपने दोनों बच्चों की तरफ देखकर बोली, बेटा आराम से खाओ, कोई जल्दी नहीं है, और खाना कहीं भाग नहीं रहा है। क्रिस और त्रिस प्यार से उसकी तरफ देखकर बोले, ओके मम्मा। दच के मॉम डैड अपने पोते को देखकर बहुत खुश थे। क्रिस और त्रिस हैं ही है इतने प्यारे कि किसी का भी दिल जीत ले, और कुछ ही देर में वो दोनों सबके लाडले बन गए। करीब कुछ देर बाद सभी डिनर करके हॉल में बैठे हुए थे। सभी आराम से सोफे पर बैठे हुए थे, और एक मेड फ्रूट्स कट करके लेकर आती है। फिर सभी लोग फ्रूट्स खाने लगते हैं और बातें कर रहे थे। इस वक्त दच आरोही के पास बैठा हुआ था, उसे परेशान कर रहा था। वो धीरे से बच बचाकर अपना एक हाथ उसकी कमर पर ले जाता है और चिकोटी काटने लगता है। आरोही से देखकर घूर कर देखती है और उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, पर दस था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। दस था कि उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। वहीं आरोही को शर्म आ रही थी और उसके साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था, पर अभी वो जहाँ बैठी थी किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। वहीं क्रिस और त्रिस मस्ती कर रहे थे, और जब दोनों थक गए तो आरोही बोली, काफी लेट हो गया बेटा, चलो सो जाओ तुम दोनों। तभी दच की मॉम बोली, इन दोनों के एडमिशन हो गए हैं आरोही बेटा। आरोही दच की मॉम की तरफ देखकर बोली, हाँ मॉम, इनका एडमिशन हो गया है, पर यहाँ नहीं हुआ है। दच तुरंत बोला, डोंट वरी वाइफी, मैं इनका ट्रांसफ़र करवा दूंगा, और टेंशन वाली कोई बात नहीं। आरोही दच की बात सुनकर मुस्कुरा दी, और दच की मॉम बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। वो तुरंत दोनों बच्चों के गालों को सहलाई और बोली, चलो बेटा, अब आप लोग सोने जाओ, क्योंकि रात बहुत हो गई है। क्रिस और त्रिस भी अपने दादा दादी और सबकी तरफ देखकर मुस्कुराती बोली, ओके दादाजी, ओके दादी जी, अब हम दोनों को नींद आ रही है। और सभी की तरफ देखकर गुड नाइट बोले। तब बाकी सब भी उन दोनों को गुड नाइट बोल दिए।
फिर आरोही अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से रूम की तरफ बढ़ गई और कुछ ही देर में दच भी वहां पहुंच गया। आरोही अपने दोनों बच्चों को प्यार से सुला रही थी। दच उन दोनों के लिए अलग से स्पेशल रूम तैयार करवाया था। वो रूम बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ पर बच्चों के हिसाब से सारे सामान अवेलेबल थे। वहाँ बड़े बड़े टेडी बियर और खिलौने रखे हुए थे। चारों तरफ के वाल को बड़ी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। वहाँ पर एनिमल्स की पिक्चर बने हुए थे और सीलिंग पर भी एक ऐसा डेकोरेशन हुआ था जैसे मानो रात के समय में आसमान में तारे चमक रहे हों। एक हल्की डिम लाइट जल रही थी जो उस रूम को और भी खूबसूरत बना रही थी। आरोही अपने दोनों बच्चों के बालों में प्यार से हाथ फिराते हुए उन्हें कहानी सुना रही थी। कुछ ही देर में दोनों बच्चे आराम से सो जाते ही आरोही कुछ देर तक अपने दोनों बच्चों के पास बैठी हुई थी, क्योंकि वो उसके लिए डेली का रूटीन हो गया था कि वो अपने बच्चों के साथ ही सोती थी। अब बच्चों को भी उनकी आदत हो गई थी अपने मम्मा के साथ सोने की। तभी दच रूम में आया और उसने जब देखा कि आरोही अपने दोनों बच्चों को गोद में लिए सो रही थी तो उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। फिर कुछ सोचकर वो बोला, दिस इज नॉट फेयर वाइफी, तुम्हें तो मेरे साथ सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहते वो क्रिस को एक साइड किया और त्रिस को भी। धीरे से आगे बढ़कर वो आरोही को अपनी गोद में उठाया और अपने दोनों बच्चों को एक साइड सुलाकर आरोही को गोद में लिए हुए रूम से बाहर आ गया। आरोही जो कि गहरी नींद में थी, उसे पता ही नहीं चला कि कब दच उसे लेकर अपने रूम में आ गया। दच आरोही की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और मन ही मन बोला, वाइफी मुझे पता है तुम आज भी नहीं बदली, पहले की तरह ही बेफिक्री सोती हो, इसलिए तो मैं इसका फायदा उठाता हूँ। ये कहते हुए अपने रूम में गया और आराम से आरोही को बेड पर लिटाया। फिर उसके पास लेट गया और टेबल पर से रिमोट उठाकर रूम का लाइट ऑफ कर दिया। लाइट ऑफ करते ही वो आरोही को अपनी बाहों में भरकर उसके माथे को चूमते बोला, गुड नाइट वाइफी, तुम्हें पता है मैं इस पल के लिए तरस गया था। ये कहते हुए उसके गालों और माथे पर छोटे छोटे किस करने लगा। आरोही जो कि नींद में थी पर दज के ऐसा करने से कसमसा गई और बार बार मुंह नाक बना रही थी। ये देखकर दज को हंसी आ रही थी और वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम आज भी नहीं बदली, तुम वैसी ही हो बच्चों की तरह। ये कहते हुए वो आरोही के होठों पर किस किया। पहले तो वो लाइट किस करना चाह रहा था पर आरोही के साफ होठों की खुशबू और सॉफ्टनेस के आगे दज खुद को रोक नहीं पाया। फिर कब उसके सॉफ्ट किस पैसिव किस में बदल गए उसे पता ही नहीं चला। वो आरोही के होठों को बेतहाशा चूमे जा रहा था। वहीं आरोही नींद में थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयंकर जानवर उसके ऊपर चढ़ा हो। वो नींद में कसमसा रही थी और बार बार अपने हाथों को आगे बढ़ाकर दज को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। पर दज ने जब ये देखा तो उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर पुश कर दिया। अब आरोही और भी ज्यादा बुरी तरह से छटपटाने लगी। फिर कसमसाते हुए एक झटके में उसकी आंखें खुली तो दस को अपने ऊपर देखा तो वो चौंक गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब दच कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो कोई सपना देख रही है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि दच नींद में ऐसा कुछ करेगा। वहीं दच का ध्यान आरोही पर नहीं गया। वो तो अभी भी आरोही के होठों के रसों को पीने में लगा हुआ था और उसके ऊपर प्यार की बरसात किए जा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। दोस्तों, अब कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो आप लोग एक भी पार्ट मिस मत करिएगा और कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, तभी आप लोगों को कहानी में मज़ा आएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।